हम देखने वाले हैं इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन से रिलेटेड। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो इंडिया आने वाले थे, लेकिन इंडिया में जिस हिसाब से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं ना, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। तो बोरिस जॉनसन से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी जानकारी है जिसे हम देख लेते हैं। तो बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं और एक राइटर भी हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये राजनीतिक के साथ साथ में एक राइटर भी हैं, जो कि अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी इनका के ये लीडर हैं और 2019 से ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर काबिज है। इसके पहले यदि हम बात करें तो 2016 से लेकर 2018 तक, ठीक है, 2016 से लेकर 2018 तक ये रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इसके साथ साथ में ये 2008 से लेकर 2016 तक मेयर की पोस्ट पर भी रहे हैं लंदन में। तो इनकी पार्टी का नाम हमें याद रखना है, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये, और 2019 से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं। तो कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए ब्रिटेन की जो सरकार है ना, वहाँ उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये हुआ, इंडिया से यदि कोई व्यक्ति ब्रिटेन जाता है तो उस पर अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, यदि कोई ब्रिटेन का ही व्यक्ति ब्रिटेन जाता है तो, ठीक है, ब्रिटिश यदि नेशनल्स है, यदि वो ट्रैवल कर रहा है इंडिया से, तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। ठीक है, होटल में। ऐसे नियम कानून उन्होंने बना दिए हैं। देखिए, आगे तो इसमें खैर कुछ बातें बताई नहीं गई हैं कि यदि वो आने वाले थे तो किन किन मुद्दे को लेकर वो बातचीत करते, क्योंकि अब उनकी यात्रा कैंसिल ही हो गई है, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या क्या रीज़न से आ रहे थे अभी। लेकिन देखो, G7 का और कॉप, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एक मीटिंग आने वाले टाइम में होने वाली है ना, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर बताई गई हैं। ICMR का कहना है कि जो सेकेंड वेव अभी चल रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लीथल नहीं है, मतलब ज़्यादा जानलेवा नहीं है, ऐसा ICMR का कहना है। लेकिन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉब्लम केवल उन्हीं लोगों को बताया है कि डेथ रेट किनका ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे लोग जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, और दूसरी बात, जिनको कोई इन्फेक्शन है या फिर सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों की डेथ इसमें ज़्यादा हो रही हैं। और देखो, जो यंग पॉपुलेशन है ना, जैसे कि यंगर देन 20, मतलब 20 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, पिछले साल में उनका जो रेट था वो 4.2 था, और इस साल 5.8 है। ज़्यादा तो हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। और यदि हम बात करें ना, ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच में है, तो पिछली जो वेव आई थी वहाँ पर था 23.7% का रेट चल रहा था, और अभी वर्तमान की जो सेकंड वेव है ना, ये बढ़कर 25.5% हो गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा को सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये है त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, अब यदि हम बाउंड्री की बात करें ना, तो नॉर्थ की तरफ ये बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम से। ठीक है, और यदि इस सॉरी ईस्ट की तरफ ये बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम से, और नॉर्थ और ईस्ट की हम बात करें ना,
उत्तर और पूर्व की बात करें तो ये टच करता है असम के साथ में, और इसका ये वाला जो एरिया है, पश्चिम वाला एरिया, इस तरफ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्यूजी किन को कहा जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश में जो पॉलिटिकल उठापटक हो रही, पॉलिटिकल हलचल हो रही है, या फिर कोई धार्मिक रीज़न रहा हो, इसके कारण अपने देश को छोड़कर इंडिया में आए या दूसरे देश में जाता है, या फिर उसके देश में वार जैसी कंडीशन चल रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, उसको हम कहते हैं रिफ्यूजी। और हिंदी में यदि कहा जाए तो रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। थोड़ी सी जानकारी हमें देखना होगा ब्रू कम्युनिटी या फिर ब्रू समुदाय के बारे में, जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ब्रू रिफ्यूजी। तो ये जो लोग हैं पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक जनजातीय समूह हैं। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह और त्रिपुरा में एक अलग जातीय लोग इनको मानते हैं। मतलब मिजोरम में एसटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन त्रिपुरा में इनको एसटी की तरह नहीं देखा जाता, अदर कास्ट की तरह देखा जाता। ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में रियांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। अब 1995 की बात है, मिजोरम में चुनाव चल रहा था। तो चुनावों में भागीदारी को लेकर दो जनजातियों के बीच में कुछ मतभेद होता है, मतलब तनाव होता है। मिजो मतलब मिजोरम के लोकल वाले, और जो ब्रू लोग हैं उनको मिजोरम वाले कहते हैं कि यहाँ के लोकल के निवासी नहीं हैं, तो ये चुनाव में कैसे भागीदारी ले रहे हैं। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फिर आगे क्या होता है ना, यही जो मतभेद है सांप्रदायिक जातिवाद के दंगे के रूप में आ गया जाता है। ब्रू समुदाय, ब्रू जनजाति और जो मिजो समुदाय है ना, उन लोगों के बीच में 1996 में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, और इसी के कारण फिर ये जो ब्रू कम्युनिटी है, जो कि वहाँ की अल्पसंख्यक है, उसको वहाँ से भागना पड़ा, त्रिपुरा उनको आना पड़ा। अब इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, क्या नाम था इनका, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 1997 की बात है, BNLF। इन्होंने एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद के चलते दंगे भड़क गए, और जो ब्रू जनजाति है ना, अल्पसंख्यक थी, इसके कारण इनको अपने समुदाय को छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा। बताओ, अपने भारत में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसा हो रहा है। तो अब त्रिपुरा की सरकार का कहना है, मिजोरम के जो ब्रू रिफ्यूजी हैं, हम इनको परमानेंट रूप से सेटल करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेसों से, और ये चालू हो गया ये वाला काम मंडे के दिन से। जो पहली बैच है ना, 515 लोगों की, इनको कैंप से मूव कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर, जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है ना, और इनको दो अलग अलग प्लेसों में भेज दिया गया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, धलाई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो सेटलमेंट किया जा रहा है, लगभग 35,000 ब्रू रिफ्यूजी लोगों का, ये क्या है ना, अब जो सेटलमेंट है वो उसको प्लेस्ड करना है। ठीक है, 4 पार्टीज़ के बीच में ये समझौता हुआ था, साइन हुआ था नई दिल्ली में पिछले साल 16 जनवरी को, जिसमें किसने किसने हिस्सा लिया था, अमित शाह थे। ठीक है, और ये जो रिफ्यूजी है ना, इनके रिप्रेजेंटेटिव लीडर थे त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार थी। मतलब 4 लोगों ने इस एकॉर्ड में साइन किए थे कि इनको हम कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्टेड कर लिया था किसका प्रपोज़ल, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब। ठीक है, त्रिपुरा की सरकार ने कह दी थी, ठीक है, इतने लंबे समय से जो झड़प चली आ रही है ना, इसको अब एंड करना ही होगा,
हम लोग तैयार हैं इनको अपने स्टेट में सेटल करने के लिए। तो इनका जो सेटलमेंट है ना, 16 अलग अलग प्लेसेस सिलेक्ट किए गए हैं कि कहाँ कहाँ इनको भेजा जाएगा, और 4 ज़िलों में इनका सेटलमेंट होने वाला है। और सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है ताकि इनका जो अरेंजमेंट्स है ना, वो इनकी देख रेख में होता रहे। आगे वही बात बताई जाती जो हम सबसे शुरू में देख चुके थे कि ये लोग ना 1997 से ही यहाँ पर त्रिपुरा में रह रहे हैं, और जो नॉर्थ वाला त्रिपुरा पड़ता है वहाँ का जो कंचनपुर वाला एरिया है ना, वहाँ पर इनको कैंप्स में रहने पड़ रहा है। अब आप सोचिए, एक ही देश के नागरिक हैं ये लोग, विदेश से नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको कैंप्स में शरणार्थी की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक है। और सबसे मेन बात हो जाती, देखो आप परमानेंट सेटल कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इनको परमानेंट सिटीजन्स मानना पड़ेगा, तभी तो वो वास्तविक सुविधाएं आपकी स्टेट की ले पाएंगे। दोस्तों, ये जो कार्टून आप देख रहे हैं ना, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो, हमें लगता है ना कि कोविड-19 के इतने सारे केस आ रहे हैं तो सरकार को अपनी रैलियां रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहना चाहिए बात कही है वो बहुत सही बात कही है। अब लेकिन मोदी को तो मौका मिल गया है ना। ठीक है, अब ममता बनर्जी तो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं, तो मतलब एक प्रकार से मौका मिल गया है बीजेपी की सरकार बनाने का। इसलिए भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार का ये अपना कार्यक्रम ना रद्द नहीं कर रहे हैं, इतने ज़्यादा केस आने के बावजूद। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से रिलेटेड है, तो हम इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जो होते हैं ना, वो एक प्रकार से नोट की तरह ही होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि नेताओं को आप चुनाव में खड़ा करने के लिए एक प्रकार से चंदा दे रहे हो, लेकिन वो कैश के फॉर्म में ना देके आप एक बॉन्ड के रूप में उनको देते हो। तो ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता, मतलब जैसी नोट रहती है ना, बस आप समझ लीजिए वैसा ही ये बॉन्ड होते हैं। इसको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी कंपनी खरीद सकती है इंडिया में रहने वाले, और ये मिलता है हमको एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांच में, और आपको इनको ख़रीदना है। इसके बाद आप जिस भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अपने चॉइस की, उसको आप बॉन्ड दे सकते हैं। और ये जो बॉन्ड रहते हैं ना, इंटरेस्ट से फ्री रहते हैं। अब यदि हम बात करें कि कब इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल 2017, और फिर जनवरी 29 2018 को नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, इन्होंने नोटिफाइड किया था इलेक्ट्रोलर बॉन्ड स्कीम 2018 में। ठीक है, और इनके यदि हम प्राइस रेंज की बात करें तो कहाँ से लेकर कहाँ तक के रहते हैं ये, तो 1,000 रुपये से इनकी रेंज रहती है 1 करोड़ रुपए तक आप दान कर सकते हैं। 1,000, 10,000, और ठीक है 10 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ इनकी रेंज होती है। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो डोनर है, मतलब जो देने वाला व्यक्ति है, उसका केवाईसी होना ज़रूरी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 स्पेसिफाइड ब्रांचेस हैं जहां से आप बॉन्ड को खरीद सकते हो। और यदि बात करें ना कब कब इनकी बिक्री करता है एसबीआई, तो जो क्वार्टर, जो एवरी क्वार्टर रहता है ना, उसके बिगिनिंग के 10 दिन यहाँ पर इनकी बिक्री होती है। ठीक है, जैसे कि जो क्वार्टर होते हैं ना, जैसे जनवरी वाला हो गया,
अप्रैल वाला हो गया, जुलाई वाला हो गया और अक्टूबर वाला। और 30 दिन के अंदर अंदर में आपको इनका यूज़ करना रहता है। अब कुछ कुछ कंसर्न वाली बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन व्यक्ति ये बॉन्ड को बेच रहा है और कौन पार्टी इसको ले रही है। ठीक है, ये दोनों ही बातें किसी को पता नहीं चलती हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको जारी करता है एसबीआई। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल पता चल सकती है कि किस व्यक्ति ने डोनेट किया है। जिसने किया है हम उसके लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसा ही तो होगा और क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। JMM, ठीक है, इन्होंने पहली बार डिक्लेयर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनर करने वाले व्यक्ति का नाम। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पब्लिक में रखिए ना बात, किसने दिया है। और जो पार्टी है ना, इसने 1 करोड़ रुपया का डोनेशन दी थी, ऐसा कहना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो 1 करोड़ रुपए का जो डोनेशन है एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिंडाल्को, इनके द्वारा दिया गया है। तो ये जो जानकारी है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक पोल राइट्स ग्रुप है, ऐसा इनका कहना है। ये जानकारी इनके द्वारा दी गई है। अब देखो, एडीआर की रिपोर्ट है जो अभी अभी सामने आई है, उसका ये कहना है, ठीक है, अभी ना जो भी चुनावी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनकी इनकम का मोस्ट कॉमन सोर्स हो गया है चुनावी बॉन्ड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड। तो थोड़ी ही जानकारी हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखो, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी है इंडिया में, ठीक, बहुत ही फेमस किस्म की है ये अवार्ड सेरेमनी। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, ठीक है। पहली बार अवार्ड दिया गया था 10 अक्टूबर 1954 को। और ये अवार्ड दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसमें, सिनेमा के क्षेत्र में कोई आप उपलब्धि प्राप्त करते हो तो न्यूज़ ऐसी है, नेशनल फिल्म अवार्ड की जो विनर हैं भावे, उनकी मृत्यु हो गई है। इनकी एज बताई जा रही है 78 साल की, ठीक है। कुछ ब्रीफ इलनेस थी, इसके कारण पुणे में इनकी डेथ हो गई है। अब देखो, ये डायरेक्टर थी, प्रोड्यूसर थी, स्क्रीन राइटर थी। इन्होंने बहुत ही बढ़िया अपनी पहचान बनाई थी सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। तो इनकी जो एक मूवी थी ना, दोघी, 1995 में आई थी, इसको 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। देखो, राफेल अभी अभी ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। कुछ दिन हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, वहाँ की एक जांच एजेंसी है फ्रांस की, जिसने ये पाया था कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है डसाल्ट एविएशन, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में धांधली सामने आई है। धांधली ऐसी कि कंपनी का कहना था कि हम 50 मॉडल बनाएंगे, लेकिन उसने 50 मॉडल नहीं, लगभग 50% मॉडल ही बनाए हैं और बाकी के मॉडल कहाँ गए। तो इसी के चक्कर में ये जो कंपनी है ना, इसने इंडिया की जो मिडल मैन वाली एक कंपनी है, ठीक है, उसको घूस देने का काम किया है, ऐसा वहाँ की जांच एजेंसी के द्वारा पाया गया है। अब हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, ये जो है फ्रांस की यात्रा पर निकल गए हैं। तो सरकार का ऐसा मानना है कि अगली जो खेप आने वाली है राफेल की, वो क्लियर हो जाएगी।
तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो डील है ना 2016 में साइन हुई थी, और यदि हम देखें टोटल वैल्यू इसकी, तो इसकी है 7.87 बिलियन यूरो इसकी कीमत होती है। इसके बाद फिर कुछ और बातें हैं जो फ्रांस और इंडिया के रिलेशन को बताती हैं रक्षा से रिलेटेड, जैसे कि IAF अपने इंडिया की एयरफोर्स वाली एजेंसी होगी, और फ्रांस की हो गई FASF। इन्होंने बाईलैटरल एक्सरसाइज करी हैं एयर में, जैसे कि गरुड़ा हो गया और एक्स डेजर्ट नाइट 21 हो गया। ठीक है, ये जो एक्स डेजर्ट नाइट 21 है ना, ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में की गई थी जनवरी 2021 में। और इसके अलावा लास्ट की जो दो, ठीक है, एक्सरसाइजेज है ना, क्या नाम था उनका, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इनको होस्ट किया था UAE एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, मार्च 2021 में। काफ़ी कुछ डिटेल हम राफेल जेट से रिलेटेड देख चुके हैं। ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि राफेल बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो डसाल्ट एविएशन है फ्रांस की कंपनी जो कि राफेल बनाती है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें 2 इंजन हैं। ठीक है, और इसमें हम कई सारे हथियारों को ले जा सकते हैं, परमाणु हथियारों को लेकर भी इसमें हम उड़ान भर सकते हैं। और कुछ बातें जैसे कि 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, और यदि हम इसकी स्पीड की बात करें ना, तो 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ सकता है। और राफेल में जो राडार लगा हुआ है 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। और इससे क्या होता है ना, दुश्मन के विमान को पता चले बिना ही भारतीय वायुसेना उनको देख सकती है। देखो, आज एक जो संस्था है ना ADR, वो 2 बार न्यूज़ में रही है। अभी सेकंड न्यूज़ भी हम ADR से देखने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एक प्रकार से आप इसको NGO कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉन पार्टीसन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म से रिलेटेड काम करती है। इसको फाउंड किया गया था 1999 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए, 7वें चरण के लिए ना 26% नेता लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ऐसी घोषणा उन्होंने किया है। अब लेकिन देखो, ये जो घोषणा करते हैं तो पता नहीं कहाँ पे करते हैं, समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको चुनाव लड़ने से पहले पब्लिक के सामने अपने रिकॉर्ड को रखना होगा। लेकिन ये लोग रखते कहाँ हैं, पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर में देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये बात सामने लाई है किसने, ADR ने, जो कि एक प्रकार से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एनालिसिस को। ठीक है, इलेक्शन एफिडेविट ऑफ ऑल 284 कैंडिडेट। ठीक है, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 36 सीट के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, जिनमें से, ठीक है, जिनमें से 73 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, और 60 ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ में सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो देखो, चुनावी दल को सुधारने के लिए ना वैसे तो कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे दल बदल का कानून लाने को लेकर हो गया, और दूसरा यही कि जितने भी जो अपराधी लोग खड़े होते हैं ना, उनकी संख्या को हम कैसे कम से कम कर सकें। यदि पब्लिक को पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ केस चल रहे हैं तो वो ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो केवल बरी हो गए, केस से निकल गए हैं, केवल
वही व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकें। ऐसा नहीं है कि अपराधी केस चल रहा है उनके खिलाफ में और वो चुनाव भी लड़ ले रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ना पैसा और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक जो मामला उसका ब्यौरा आपको एक एफिडेविट के माध्यम से देना होगा। इस नई व्यवस्था से लोग अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सारी पक्की जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, जो नेता है ना, जो जानकारी देता है वो सही है या नहीं है, ये जांच करने की कोई व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसा से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव कम हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे अपराधी लोगों को चुनाव में खड़ा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें कैसे भी करके चुनाव जीतना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, पर्याप्त, ठीक है, समर्थन होना चाहिए लोगों का। तो वो कैसे होगा? आप पैसे वाले को या फिर अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को खड़ा करते हो जीतने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है ना, जायज़ नाजायज़ तरीके अपनाने से पार्टियां परहेज़ नहीं करती। वे ऐसे उम्मीद उतार देती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो, जो पैसा जुटा सके, ठीक है। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग उस पार्टी की नीति और फैसले को ना इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार पार्टियां ना चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के जो समर्थक हैं ना, लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियां की बढ़ती भूमिका को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। अब थोड़ी जानकारी यहाँ पर ये बताई गई है, ठीक है, कि 69% CPI के कैंडिडेट हैं, 53% हैं तृणमूल कांग्रेस के, ठीक है, 53% हैं BJP के और 47% हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। अब यदि हम बात करें कि टोटल जो 18 कैंडिडेट है ना, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि इन्होंने अपराध करे हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है। 14 ने डिक्लेयर किया है कि इनके खिलाफ मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है। तीन का डिक्लेरेशन है मर्डर के केस के लिए, और जो 14 है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस हैं जो कि पेंडिंग हैं उनके खिलाफ में। और जो 23% कैंडिडेट हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है, मतलब उन्हें अपनी संपत्ति की भी जानकारी देना रहता है ना, तो 23% लोगों का ऐसा कहना है कि इनकी संपत्ति 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और यदि हम देखें ना एवरेज एसेट प्रति व्यक्ति का, तो 1.22 करोड़ हो रहा है। अब आप सोच के देखिए ना, गरीब आदमी खड़ा हो पाएगा क्या? खड़ा भी होगा तो जीत सकता है क्या वो चुनाव? सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। इसके बाद वाली न्यूज़ है, हम देखने वाले हैं इंडिया और UAE के रिलेशन से रिलेटेड है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये वहाँ से लौट कर आ गए हैं। लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, उसका कहना है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं महमूद कुरैशी, उनके साथ में क्या बातचीत हुई इसके बारे में उन्होंने कोई ख़ास जानकारी अभी दी नहीं है। तो इनका जो मेन फोकस था ना इंडिया और UAE के बातचीत का, इंडिया का कहना है कि मेन जो फोकस था वही है पोस्ट कोविड के बाद में जो रिकवरी कैसे होगी, ऐसा मेन फोकस इनका रहा। मतलब बात ऐसी है कि मेन जो फोकस है ना इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमारे इंडियन सिटीजन जो वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं, तो उनकी कोविड-19 के कारण क्या है, जॉब लॉस्ट हो चुका है, तो वो अपनी फिर से पुरानी पोजीशन में कैसे जा सकते हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि जो UAE है ना, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा, ठीक है। अभी जो बॉर्डर में जो टेंशन चलते रहता है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, तो और पाकिस्तान का ऐसा कहना भी है कि हम थर्ड पार्टी का हमेशा वेलकम करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड अरब अमीरात हो या फिर अन्य कोई भी कंट्री हो।
इसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ है, जैसे कि जेडीयू के जो एमएलए है ना, मेवालाल डाइस, ठीक है, कोविड-19 के पेशेंट थे तो इनकी डेथ हो गई है। और ये फॉर्मर रहे थे, मतलब फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं ये मेवालाल चौधरी। 68 साल इनकी एज बताई जा रही है और ये इनकी कोविड-19 के कारण डेथ हो गई। और ये जो है ना, एनडीए गवर्नमेंट जो कि नीतीश कुमार की है, तो इनके टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, इनके खिलाफ कुछ करप्शन का चार्ज वगैरह लग गया था। एक टीचर की रिक्रूटमेंट हो रही थी उसमें, तो इनको रिज़ाइन देना पड़ा था। और ये थे तारापुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम कुछ कुछ न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि नासा का जो एक मिशन था ना मंगल पर, इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पर थोड़े से समय के लिए, 1 मिनट से भी कम समय के लिए वहाँ पर उसको उड़ाने में ये लोग सफल हो गए हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है ना कि मंगल ग्रह पर जो वायुमंडल है ना, वो बहुत ही थिन है, मतलब बहुत ही पतला है अपने अर्थ की अपेक्षा। इसलिए उस हेलीकॉप्टर को ना उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे थे, और लगभग ये 39 सेकंड तक उड़ा था। तो इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जो बाइडेन साहब का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि हमें जो कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है ना, इमिशन है, इसको कम से भी कम 50% नीचे, कब से 2005 में जो स्तर रहा था ना, उसका बिल्कुल एटलीस्ट हमको 50% कम करना है 2005 के लेवल से, ठीक है। कब तक? 2030 तक इन्होंने टारगेट निर्धारित किया है। तो इसके लिए तो सभी को सभी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, पावर सेक्टर हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, सभी क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि हम अपना जो कार्बन उत्सर्जन है ना, उसको 50% कम कर दें, और 2005 का जो लेवल था ना, उससे भी हम नीचे चले जाएं। इसके बाद रशिया की एक न्यूज़ आई है, ठीक है। ये जो नावेल्नी है ना, अपोजिशन पार्टी के एक नेता हैं, ठीक है। इनको क्या है ना, जेल में रखा गया था। तो जेल में जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो ये चाहते थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से इलाज करवाऊं, मुझे जहां मैं चाहूं उनसे इलाज करवाऊं। ऐसी सुविधाएं क्या है, सरकार देने को तैयार नहीं थी। सरकार कहना था कि हम जिधर करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे इलाज करवाइए। इसी को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, और उसी के चक्कर में ना फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तब फिर सरकार को जो जेल में जो हॉस्पिटल रहता है ना रसिया में ही, वहाँ पर इनको एडमिट कराया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम साइबर क्राइम से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो साइबर क्राइम को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। साइबर क्राइम क्या है ना, एक प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि टारगेट करेगा आपके कंप्यूटर को, या फिर आपके कंप्यूटर का वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर पूरे कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नेटवर्क डिवाइस का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी को नहीं कह सकते। जो साइबर क्राइम है ना, ये किया जाता है किनके द्वारा? साइबर क्रिमिनल के द्वारा, या फिर हैकर लोग ये काम को करते हैं, जिनको चाहिए रहता है पैसा, ठीक है। और साइबर क्राइम या तो इंडिविजुअल कर सकता है, या फिर इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और जो ग्रुप में जो लोग काम करते हैं ना ये साइबर क्राइम का, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनके पास ना बहुत ही टेक्निकली स्किल्ड लोग रहते हैं। और यदि हम देखे जाए ना, तो कुछ और भी रीज़न है, जैसे कि आप किसी कंप्यूटर को डैमेज करना हो, ठीक है, कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर कुछ पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, या फिर पर्सनल काम भी हो सकते हैं, किसी को पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं।
तो कई सारे टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के, जैसे कि ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड होता है, आइडेंटिटी फ्रॉड होता है, जिसमें कि ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है और उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड जैसे इनका पेमेंट का जो डाटा है ना, इनको चुरा लिया जाता है। या फिर कोई कारपोरेट से रिलेटेड डाटा है उसकी चोरी करना। इसके बाद आता है साइबर एक्सटॉर्शन, जिसके अंतर्गत ना ये लोग क्या है, मनी की डिमांड करने लग जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए जो भी अटैक हुआ है ना उससे। और तो इसी बात को लेकर एक सर्वे आया है कि जो लगभग 52% जो एडल्ट्स हैं ना, वयस्क लोग हैं, वो ये लोग क्लियर नहीं है कि हम कैसे साइबर क्राइम से निपट सकते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आई है, सर्वे आया है, नॉर्टन लाइफ लॉग सर्वे। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ना 2021 नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट, इन्होंने लगभग विश्व की 10 कंट्रीज़ में 10,030 एडल्ट्स के ऊपर ये सर्वे किया था, जिनमें से 1,000 एडल्ट्स तो इंडिया के हैं। ठीक है। इनको 1.3 बिलियन घंटे लग जाते हैं इस इशू में यदि वो फंस जाते हैं तो। ठीक, इस प्रकार के क्राइम में यदि वो लोग उनके खिलाफ में क्राइम हो जाता है ना, तो इतने घंटे उसको सॉल्व करने में ही लग जाता है।